नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खास खबर.com। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास मुलाकात में चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जो भाजपा की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो वादे किए गए हैं उसको लेकर के, और इसके विपरीत कांग्रेस का हालांकि घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस ने 7 गारंटियाँ दी हैं मतदाताओं को, उन गारंटियों पर बात करेंगे। दोनों में क्या अंतर है, क्या किसकी वादे ज़्यादा प्रभावी हैं, क्या मतदाताओं को लुभा पाएंगे या वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार श्री संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कांग्रेस ने जो 7 गारंटियाँ दी हैं, वो 7 गारंटियाँ जो आपने अभी देखी होंगी और उनको समझा भी है, और कांग्रेस उन्हीं को मुख्यतः मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रही है और उन्हीं 7 गारंटियों पर जो है उनका पूरा चुनाव प्रचार टिका हुआ है। हालांकि अभी घोषणा पत्र उनका आना बाकी है। तो इन 7 गारंटियों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, क्या स्थिति बनेगी, आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद गिरिराज जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की 7 गारंटी है उसमें हम और आप दोनों मास कम्युनिकेशन के एक छात्र समझ लीजिए, पत्रकार होते हुए भी, तो हम ये तय करते हैं कि जब भी कोई बात कहनी होती है तो उसको कितना सिंपल और कॉन्क्रीट कहा जा सकता है, कितना सिंपल, सरल और एकदम से सटीक कहा जा सकता है, ये हमारी कोशिश होती है। जो 7 गारंटी वाला तरीका है वो प्रभावशाली नज़र आता है। उसका कारण ये है कि कोई गोलमोल बात नहीं है वहाँ पे। अगर उन्होंने कहा है कि हम ओपीएस के ऊपर कानून बनाएंगे, मतलब ओपीएस के बारे में जो अलग अलग राय हैं, जिसमें सहमति नहीं बन पा रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, वो कानून से उसे बांध देंगे कि राजस्थान के मामले में केंद्र हस्तक्षेप ना कर सके। तो अब ये एक बिल्कुल एकदम कॉन्क्रीट बात है, इसमें गोलमोल नहीं है। हम तय करेंगे, सरकारी कर्मचारियों को हम कुछ करेंगे, समय पे चीज़ आएंगी, इस तरह की बातें करना ये गोलमोल बात है। और जो लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे हित में सीधी सीधी कौन सी बात है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। एक चीज़ जो उसमें कही गई है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अध्ययन दुनिया के बता चुके हैं कि भारत में जो विकास को सही दिशा के देने के लिए क्या करना चाहिए, उनमें से एक है 10,000 प्रति महिला के खाते में पैसे देने की बात है, जो 7 गारंटी में से कही गई है। ये अलग अलग राज्यों में होने भी लगा है, और अध्ययन ऐसा बताते हैं कि अगर महिला के हाथ में आप कैश देते हैं तो वो सबसे अच्छी तरह उस पैसे का इस्तेमाल करती है। बल्कि कुछ अध्ययन ट्राइबल्स के ऊपर हुए मध्य प्रदेश में, जहाँ सिर्फ 300 रुपये दिए गए थे, और 300 रुपये में से, ये हमेशा आरोप लगता है गरीब आदमी के बारे में कि वो तो लोग, उसके पति शराब पी जाएगा, लेकिन उससे महिलाओं ने जो उसका ज़्यादातर खर्च हुआ वो स्वास्थ्य पे और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च हुआ। आप देखिए, वो लोग भी अपने भविष्य को जानते हैं। तो मेरी समझ में महिलाओं के हाथ में सीधा पैसा देना एक अच्छा तरीका है किसी परिवार को उठाने के लिए। प्लस महिला सशक्तिकरण, जो एक बहस दूसरी भी चल रही है, कि बहुत बहस चल रही है कि महिलाओं के लिए कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता था वो महिलाओं को सीधा कैश ट्रांसफ़र की बात थी। उस मामले में भी ये गारंटी काफ़ी मुझे लगता है प्रभावशाली परिणाम आएंगे उसके। एक और चीज़, जो गोबर खरीदने वाली चीज़ है, ये बहुत दिलचस्प है। आप देखिए कि पशु आमतौर पे सड़कों पे आपको दिख रहे हैं, या वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वजन बनते हैं कि वो एक्सीडेंट हो जाए, वो ट्रैफिक पुलिस की समस्या है, या आपकी गंदगी फैलती है। अब अगर 2 रुपये किलो गोबर आप खरीदेंगे तो इससे संभव है कि जो गोपालक हैं या पशुपालक हैं, वो अपने घरों में अपने जानवरों को रखेंगे, और वो सोचेंगे कम से कम उनके खाने पीने का आधा पैसा, या जो हल्का फुल्का उनका पैसा खाने पीने का तो पूरा हो रहा है, वो नहीं छोड़ेंगे। वो बाइबल भी हो जाएगा उनके लिए। और उसका दूसरी तरफ से आप एक पूरी इंडस्ट्री को पनपा सकते हैं। गोबर का बिल्कुल स्थापित है कि गाय का गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। उससे कई चीज़ें बन सकती हैं। मतलब वो हम लोग क्या बोलते हैं, डंग केक, कंडा हमारे भरतपुर में बोलते हैं। उस कंडा के अलावा भी अगर सोचें तो
तरह तरह की चीज़ें बन सकती हैं, उससे खाद बनती है। अब तो मैंने कई जगह देखा उससे दीपक बन रहे हैं, और इंडस्ट्रीज ईंट बनाने की बात चल रही है, यानी क्या क्या इन चीज़ों पे प्रयोग चल रहा है। वो एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आप जो बच्चों को लैपटॉप देने के बारे में कहें तो लैपटॉप का अध्ययन भी बहुत खूबसूरत है। पहले तो इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सोचा था पिछली 10 गारंटी में से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये सशक्तिकरण करेगा समाज का। महिला सशक्तिकरण की बात थी, हमने ये बात तमिलनाडु में देखी है। तमिलनाडु ने आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले लैपटॉप बांटना शुरू किया था। आज आप देखिए कि वहाँ का शिक्षा स्तर इतना बढ़ गया कि जो जनरल क्लास के लोग हैं, जनरल कैटेगरी, उनसे ज़्यादा बराबर दलितों के और रिजर्व कैटेगरी के लोगों के मार्क्स बराबर आने लग गए, है ना। तो जो डिजिटल डिवाइड दुनिया के सामने एक समस्या है, उसको मिटाने के लिए भी बहुत भविष्यवादी सोच है। एक और जो सबसे दिलचस्प है, जिसके बारे में आमतौर पे राजनीतिज्ञ बहुत ज़्यादा सजग नहीं है, वो है जो क्लाइमेट चेंज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर रहा है। जो 7 गारंटी में से एक 15 लाख के इंश्योरेंस की गारंटी उसके लिए भी दी गई है कि अगर उससे कोई दुर्घटना होती है, हालांकि मैं इस पर फिर से कहना चाहूँगा, इसको और विस्तार से समझाना चाहिए था, और विस्तार से होना चाहिए था। वो मुझे पता नहीं इस डिटेल में कैसे वर्कआउट करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना नज़दीक खड़ा है और इतनी बड़ी समस्या है कि हमें उसके लिए कुछ करना ज़रूरी, क्योंकि एक व्यक्ति, एक परिवार उससे नहीं निपट पाएगा जो संकट आने वाला है। सरकारों की बस की भी नहीं बची है। वो बहुत इतना दूरदर्शी सोच कांग्रेस ने प्रोग्राम के थ्रू लिया है, ये बहुत स्वागत योग्य है। तो इस तरह से मुझे लगता है गारंटी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो लोग समझ पाते हैं कि सीधा सीधा हमारे जीवन में क्या हो सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं। संजय जी, जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव में आमतौर पे आज से 1 दशक पहले तक जो है वायदे किए जाते थे राजनीतिक दलों की ओर से। जो घोषणा पत्र होता था वो घोषणाएं होती थी, वायदे किए जाते थे। अब इस बार आप देखने को मिल रहा है कि अब गारंटी दे रहे हैं इलेक्शन में। वो घोषणा पत्र वायदे नहीं होकर के वो गारंटी का रूप ले गए। अब जैसे कि यहाँ पे मोदी जी की ओर से राजस्थान के विकास की गारंटी दी जा रही है मोदी जी के चेहरे पे। कांग्रेस 10 गारंटी पहले दे चुकी, अब फिर गारंटी पत्र बांट रहे हैं, 7 गारंटियाँ और दी हैं। तो जो वायदे और गारंटी के बीच का डिफरेंस क्या है, इसका क्या, कैसे आप इसको लेते हैं? देखिए, ये शब्द जो गारंटी वाला तो कांग्रेस ने गढ़ा है और उसको दिया है। अभी तक हम मैनिफेस्टो को जो मानते थे वो हम एक तरह के वादे बल्कि एक इरादे के रूप में नज़र आता था, और वो इतना भ्रामक था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। लोग कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा भाई लोग हम आपके इनके वादों के आधार पे वोट देते हैं, तो हमारे साथ तो वो बातें पूरी नहीं होती। उनमें से बहुत सारी बातें पूरी नहीं होती, कुछ होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक प्रोसेस कुछ नहीं करता, बहुत कुछ करता भी है, लेकिन वो उनकी मर्जी है कब प्रायोरिटी से करेंगे, किस दिन से करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे मामले खुले रह जाते हैं। तो जो गारंटी वाला तरीका है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है जनता के सशक्तिकरण का प्रोसेस शुरू हो गया। अब मान लो कांग्रेस ने किया तो कुछ ना कुछ बीजेपी को भी करना होगा और पार्टी को भी करना होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी किया ही है, महिलाओं के कैश ट्रांसफ़र की बात करने की है। तो मुझे लगता है गारंटी एक बेहतर तरीका है। हालांकि मैनिफेस्टो बनाने के तरीके में अगर मेरे से पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना है, जिससे कि जनता के साथ धोखा ना हो सके। तो जैसे कि आपने देखा कि जो गारंटी है, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो गारंटी है उससे जो भी राजनीतिक दल है वो बंधा हुआ है, प्रतिबद्ध है, और उसको वो चीज़ें पूरी करनी ही हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं तो देखेंगे कि कांग्रेस ने जहाँ 7 गारंटी दी हैं और गारंटी पत्र सबको वितरित किए हैं बाकायदा उनका जो है, इसके जवाब में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है अभी, और उस संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हैं, अलग अलग वर्गों के लिए लिखी हैं, उन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये संकल्प पत्र और गारंटी जो है, इसको आप कैसे लेते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावी है? देखिए, गारंटी का तो अगर हिंदी अनुवाद देखें तो मुझे लगता है वचनबद्धता है। शायद आप ज़्यादा मेरे से बेहतर हिंदी समझते हैं। वचनबद्धता का मतलब तो ये है कि भाई हम करेंगे, हमने कसम खा ली, ये करके दिखाएंगे। संकल्प का ये है कि हम सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वैसा नहीं हो पाया, तो कई कारण होते हैं। हम तो थोड़ा हिंदी शब्द से अगर हम अनुमान लगाएं तो वो थोड़ा स्केप रूट देता है। वो मेरी समझ में ठीक तरीका नहीं है। जनता के हित में ये है कि मैं आपको अगर पूरा मैनिफेस्टो बनाने के प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो ये पहली बात तो राजस्थान में एक बहुत अच्छा ये हुआ है
कि जो कांग्रेस सरकार ने वो 3 करोड़ 37 लाख लोगों से 2030 मिशन के लिए उन्होंने रिस्पॉन्स लिया। बीजेपी ने भी दावा किया है कि उन्होंने करीब 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक, 1 करोड़ 10 लाख लोगों तक जाके ये अपना जो संकल्प पत्र बनाने के लिए उसमें इनपुट लिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी है कि पहले पार्टीज़ लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या हैं, आपकी मोहल्ले पड़ोस की ज़रूरतें क्या हैं, आपके गांव की, आपके समाज की, आप किस तरह का राज्य देखना चाहते हैं, वो ज़रूरतें क्या हैं, उस पर हम लोगों से समझें और उनको एक इच्छा शक्ति के रूप में इकट्ठा करें। फिर उसके बाद हम ये देखें कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो हमें लगता है किस किस वक्त तक की जा सकती हैं। जब वो किस वक्त तक कौन सी पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है, ये हमें अपने जो सो कॉल्ड गारंटी या संकल्प पत्र में लिखना चाहिए। फिर हमें ये भी लिखना चाहिए इसके ऊपर कितना खर्चा होगा, फिर हमें ये भी लिखना चाहिए कि कितने दिन में होगा, फिर हमें ये भी लिखना चाहिए कि अगर ये खर्चा होगा तो ये खर्चा आएगा कहाँ से, कौन सा अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे या कौन सी मद से काट के हम यहाँ लगाएंगे। ये बात जब तक नहीं होगी, समयबद्ध और पैसे के आने और जाने का इंतज़ाम नहीं दिखाया जाएगा, तो जो ये संकल्प पत्र या गारंटी पत्र हैं ये विश्वसनीय नहीं है, लोगों को फिर धोखा हो सकता है। अच्छा, गारंटी तो कह रहे हैं, गारंटी पे कौन सा साइन कर दिया है खड़गे जी ने या डोटासरा जी ने कि भाई मेरा तो जनता के इन प्रतिनिधियों से एग्रीमेंट है और अब चाहे आप कोर्ट में चले जाना, क्योंकि गारंटी या अनुबंध पत्र होता है तो उसमें तो कुछ होता ही है, ऐसा तो है नहीं। ये तो एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी लीगल सेंटिटी मुझे कुछ नहीं लगती। होना ये चाहिए कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसके बाद साइन करें अध्यक्ष पार्टी का और वो कहे कि हम इस तारीख तक ये काम कर देंगे और इन मामलों पे अगर और पार्टी से सहमति नहीं बनाई तो हम इतने दिन में सहमति बना लेंगे। देखिए, राजनीति टकराव ही नहीं है, राजनीति मिलजुल के पक्ष विपक्ष का काम करना है। विपक्ष इसलिए होता है कि वो एक दूसरी राय दे सके और ज़्यादा वैरायटी की राय आ सके ना, और जो सरकार है उसका काम है कि वो सबकी राय इकट्ठी करे। तो हम जो जिस तरह से लोगों के बीच में तो होना ये चाहिए कि आप लोगों से चर्चा करें और चर्चा करके ये भी कहें कि भाई हमारी और विपक्ष से इस मामले में सहमति नहीं बन रही, हमें उम्मीद है कि हमारी बातचीत से 3 महीने में 6 महीने में नहीं करेंगे तो फिर हम ये कर देंगे, है ना। कई बातें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि मान लो पहले के समय में राम मंदिर और 370 इस तरह के मामलों में विवाद था, तो उस टाइम बोलना चाहिए था कि हम बात करेंगे, उनसे ठीक हो जाएगा, तब इतने दिन में इसको ज़रूर कर देंगे। इस तरह से बनना चाहिए। तो जैसे कि अभी जो कांग्रेस की गारंटियों की बात कर रहे थे, भाजपा ने भी जो संकल्प पत्र जो जारी किया है उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लिए वादे किए हैं। वैसे तो भाजपा मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और पेपर लीक 2 बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उनको सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उठा रही है, और तीसरा महिला सुरक्षा का विषय भी उठा रही है इसमें। तो इन तीनों विषयों को लिया है भाजपा का संकल्प पत्र, आपने देखा भी है उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें वादे किए हैं। तो उनके संकल्प पत्र को आप किस रूप में लेते हैं? क्या उतना प्रभावशाली है, मतदाताओं को प्रभावित करेगा, उनको लुभाएगा या वोट में कन्वर्ट कर पाएगा? उनके संकल्प पत्र को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वोटर कैसे लुभाए जाएंगे ये तो मैं और आप नहीं कह सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि जो पत्रकारिता का हमारा आपका अनुभव है उसमें जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, फीजिबल नहीं है। वो जो कम्युनिकेशन है वो गोलमोल बहुत है ना। जैसे कि मान लो महिला सुरक्षा के लिए हम रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, ऐसी कोई बात कही है, शायद आपकी जानकारी होगी, ऐसे पहले भी प्रयास हुए हैं। अलग से यहाँ पे भी एक पहले से एक स्क्वाड चल रहा है महिलाओं के लिए। मैंने कई बार वॉक पर देखा भी है कि वो महिलाएं, वो पुलिस वाले हमारे पास आके मिलती हैं, उससे तो ये चीज़ रुकी नहीं। महिला पुलिसकर्मी भी लगाई थी वो पहले, वो स्कूल कॉलेजों पे शिकायत पेटिका भी। हाँ, एक जने कौन सा एक स्क्वाड है, वो ब्लैक कलर में होती हैं पुलिस महिलाएं और जवान लड़कियां होती हैं, एक्टिव हैं, मैंने देखा है। मैं खुद जब घूमता हूँ तो उसे ये पहले से हैं चीज़ें। और थाने ज़्यादा बना देंगे, इस तरह की बातें करना इसके मूल में नहीं है। पहले तो हमें आइडेंटिफाई, देखिए समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम समस्या की सही पहचान करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस संकल्प पत्र में समस्या की सही पहचान ही नहीं बताई गई है। देखिए, जो महिला अत्याचार का मामला है इसमें कई लेयर्स हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात मैं और आप समझते हैं कि समाज बदल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा केस होते हैं पॉक्सो वाले। समाज बदल रहा है, जो युवा पीढ़ी है वो अपनी विपरीत सेक्स के लोग हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, उनकी दोस्ती बढ़ रही है और वो किसी लेवल तक चली जाती हैं।
हमारा पुराना समाज उसको बहुत दकियानूसी ढंग से देखता है। अब होता क्या है कि बच्चों ने एक लेवल पे वो आगे बढ़ गए जहाँ उसमें संभव है सेक्स जैसी चीज़ हो जाए, उसको जब हम हमारी पीढ़ी के माँ बाप देखते हैं तो वो उससे बहुत कष्ट में होते हैं वो क्योंकि उन्होंने ऐसा ज़माना नहीं देखा है। लेकिन आप पूरे दुनिया के एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वुमेन लिबरेशन का पार्ट ये भी है कि आपकी सेक्सुअलिटी की लिबरेशन भी आना शुरू हो जाता है, उससे आहत होते हैं और बहुत सारे झूठे केस होते हैं। मैं अभी अपने एक बचपन के दोस्त के छोटे भाई से मिल रहा था जो बड़ा प्रोमिनेंट लॉयर है। मैं पूछ रहा था क्या समस्या है, बोला भैया सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा केस ये होते हैं और इसमें अगर ये केस इतने ज़्यादा होने लगे तो आप मान के चलिए हर दूसरा चौथा हमारी युवा पीढ़ी जेल में होगी या फंसी होगी। इतनी बड़ी अब इसमें केस में आप निकाल के देखेंगे तो आपको ज़्यादातर पॉक्सो वाले केस मिलेंगे। फिर आप ये भी जानते हैं कि फिर से समाज बदल रहा है। पहले समाज में शादी के माध्यम से चलता था, अब लिव इन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो समाज बदल रहा है, लोगों के रिलेशंस बनते हैं और फिर किसी के बिगड़ जाते हैं तो फिर उसमें आरोप लग जाता है। तो इतनी सीधी समस्या नहीं है जैसी समझी जा रही है। एक तीसरी बात यह है कि राजस्थान का जो समाज है वो अभी भी खासतौर से कुछ समाजों में जहाँ ज्ञान का प्रसार, इस आधुनिकता का प्रसार कहूँगा मैं, ज्ञान और शिक्षा नहीं कहूँगा, प्रसार नहीं हुआ है, वहाँ जाति के एंगल से जो सो कॉल्ड हम जैसे ऑनर वाला इशू देखते थे वो भी होता है। तो उस हाल में जो केसेस हैं वो लोगों के रिलेशनशिप की वजह से होते हैं। सबसे भयानक वो है जैसे 2-4 घटनाएं हुई हैं कि लड़की को रेप करने के बाद जला दिया, मार दिया। ये तो भाई ये तो बर्दाश्त नहीं होती है। जब हम अखबार में देखते हैं तो सुन के हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनको रोकने के लिए हमें जेंडर एजुकेशन, मुझे लगता है इसमें कुछ होना चाहिए था, लेकिन जेंडर एजुकेशन पे कोई बात नहीं कर रहा। जेंडर सेंसिटाइजेशन हमारी शुरू से बचपन से होना चाहिए मेजर, जिससे कि हम महिला के शरीर के प्रति, महिला की भावनाओं के प्रति आदर हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, हमें सिखाया जाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा था, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पूजा होती है वो समाज आगे बढ़ता है, वो बात सही भी है, लेकिन हमें सिखाना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आपकी सुरक्षा कैसे होगी। ऊपर से कन्विक्शन फास्ट होना चाहिए, जैसे ही कोई तुरंत पकड़े जाने चाहिए, कन्विक्शन फास्ट होना चाहिए। जब ये एग्जाम्पल सेट होंगे और सब तरफा काम होगा तब आप महिलाओं के प्रति अत्याचार रोक सकते हैं। नहीं तो जो बातें कही जा रही हैं वो लगभग पहले भी हो रही हैं और उनसे कोई अत्याचार रुक नहीं रहा। और कन्विक्शन रेट को भी आपको देखना होगा कि कन्विक्शन रेट, क्योंकि आरोप तो शुरू में लगता है, बाद में बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं आरोप लगा के। वो सब मामले में हमें जाके, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई कॉन्क्रीट बात ऐसी हमने सुनी है जो महिलाओं के अत्याचार के प्रति हमें कोई आश्वस्त कर सके कि ये बात, ये व्यवस्था रोक देगी। अच्छा, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप भी उससे जुड़े रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के 13 जिले जो है उसमें प्रभावित होते हैं। 80 विधानसभा क्षेत्र हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट, उस नहर परियोजना प्रोजेक्ट को लेकर के पिछले चुनाव से ही राजनीति हो रही है। आप जानते हैं कि मोदी जी ने पहले ये घोषणा की थी कि उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और कांग्रेस भी बार बार इसी मुद्दे को उठाती रही, डिमांड भी करती रही, लेकिन वो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं बना। और अब अशोक गहलोत ने ये अपने बजट में भी उसके लिए कुछ उसका प्रावधान किया राशि का, और उस पर काम शुरू कराने की बात कही थी, कुछ पैसा भी दिया है। तो ये जो अब इनका जो संकल्प पत्र आया है बीजेपी का, इसमें आपने देखा उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि इस प्रोजेक्ट को हम समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। तो इस समयबद्ध तरीके से पूरा करने का क्या मतलब है, आप इसको कैसे समझ? समयबद्ध तो जो पुराना प्रस्ताव उसके हिसाब से 2024 में होना चाहिए, 7 साल में पूरा होना था। क्या कर देंगे वो आते 1 साल में? कहाँ बजट है, कितना है, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी को एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने जो राष्ट्रीय परियोजना की बात कही थी, क्या इसका मतलब तो वो है ही नहीं। फिर उन्होंने ये बताया, राष्ट्रीय परियोजना में और भी पेचीदगी है कि अब हमें 75% डिपेंडेंस की बात की जा रही है। 70-75% डिपेंडेंस की जो बात है, उसका मतलब ये है कि ये योजना मात्र पीने के पानी की योजना के रूप में बीजेपी देख रही है। सिंचाई आउट, सिंचाई है ही नहीं उसमें जब तक वो 50% पे नहीं होगी। और ये तो वैसे भी ज़रूरी थी। अगर आपको जो जल जीवन मिशन में लोगों के घर पानी पहुंचाना है तो आपको ERCP के बिना तो पानी नहीं मिलेगा लोगों के घर पहुंचाने का, तो सूखे नल लग जाएंगे, ये आपको दिखेगा ही, है ना। तो मेरी मानना है कि ERCP के मामले में बीजेपी पता नहीं क्यों किस तरह से उसको देख रही है। ना तो सफाई दे रही, वो ERCP के बारे में एक हिकारत से इस पूरे मुद्दे को देख रही है।
तो मैंने एक अनुमान में बताया था, ईआरसीपी की योजना आज के दिन नए अनुमान लगाए जा रहे हैं, शायद 50 करोड़ से ऊपर, 50,000 करोड़ से ऊपर जा चुके, जो 37,000 करोड़ की स्कीम बनी थी। अभी क्योंकि देर होती जा रही है तो इतनी हो गई। इसमें मतलब 37 अरब की योजना है, और अगर मात्र गेहूं उगाया जाए इस इलाके में 2.82 लाख हेक्टेयर्स में मात्र गेहूं, तो 20 अरब सालाना इनकम वाली जगह है ये। तो जो पूरी कृषि की बात की जा रही है कि हम कृषि का विकास करेंगे राजस्थान, एकमात्र ईआरसीपी चलती हुई स्कीम राजस्थान को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में खड़ा कर सकती है। बीजेपी ने वो चांस मिस कर दिया, पता नहीं अब वो उनकी राजनीति या उनकी कैलकुलेशन क्या है। ईआरसीपी के मामले में तो हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, तो हमें अंदाज़ा है कि वो बिल्कुल, आप सोचिए ईआरसीपी से जो ग्रीनरी होती, आज दिल्ली के लिए हम रोते हैं कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया, ईआरसीपी से जो ग्रीनरी बनने वाली थी वो एक हिमाचल की तरह लंग्स क्रिएट कर देता। फिर से मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि सोच के मामले में जो कसरत है वो बहुत ज़्यादा इतनी उम्मीद वाली नहीं है। हो सकता है सरकार बनाने के बाद वो नए रास्ते ढूंढ के कुछ पुनर्विचार करें, पर कम से कम इसमें नहीं दिख रहा वो। मतलब आपको ये लगता है कि बीजेपी इस ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि जब पता है कि 80 विधानसभा क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं, 13 जिले इसमें आते हैं, और लगातार ये मुद्दा बना हुआ है। हालांकि वसुंधरा जी ने अपने भाषणों में बोला है, लेकिन संकल्प पत्र में ऐसी कोई गंभीरता नज़र मुझे दिखती नहीं है। तो इसमें क्या लगता है बीजेपी ने ऐसा क्यों किया जानबूझकर? देखिए, एक तो मुझे लगता है ईआरसीपी और वसुंधरा जी का भी एक बड़ा रिलेशनशिप है। ईआरसीपी आपको पता ही है कि ईआरसीपी जब सबसे पहले वसुंधरा जी ने ही योजना भेजी, बनाई, और इसके लिए उसको अप्रूव किया और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय योजना के रूप में उसे भेजा। अब ये, और फिर अब सिर्फ ईआरसीपी के बारे में बोलती वसुंधरा जी हैं, जिनके बारे में ये भी तय नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं बनना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी और वसुंधरा जी के बीच का कोई अंदर का मामला है ना, जिसकी वजह से वो ये भी एक इंडिकेशन है कि वो वसुंधरा जी को कहाँ देखते हैं ईआरसीपी को छोड़ने। वो अकेली गीत गा रही हैं ईआरसीपी का, पूरी बीजेपी में एक वही गीत गा रही हैं और कोई बोल ही नहीं रहा। और इस संकल्प पत्र से तो बिल्कुल ही पता लग गया कि ईआरसीपी के बारे में कोई उनका कमिटमेंट ही नहीं है। तो लगता है वो उनके बीच की समस्या है। टेक्निकल निश्चित तौर पर हो सकती हैं, उन्होंने रोकने के लिए भी बोला टेक्निकल हो सकता, तो पर वो एक्सप्लेन करें कि टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से अड़चन है, वो भी नहीं बता रहे। वो एक तरह से इस पर गुमसुम हो गए, और वो मुझे लगता है राजनीतिक कारण ही उसका ज़्यादा है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा वर्ग है और एक बहुत अहम मुद्दा है जो सरकारी कर्मचारियों का वर्ग है। आप भी अच्छी तरीके से परिचित हो। सरकारी कर्मचारियों की एक बहुत पुरानी मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिसका आपने जिक्र भी किया अभी चर्चा में, और हरियाणा और नहीं हिमाचल और राजस्थान में ये लागू भी हो चुकी है। तो कांग्रेस ने जहां अपने गारंटी पत्र में ये कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कानून बनाएंगे, वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा की है उनमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि हम कर्मचारियों को वेतन और उनके अन्य लाभ बिना देरी के भुगतान करेंगे, पारदर्शी तबादला नीति बनाई जाएगी। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बीजेपी ने इसमें कुछ भी नहीं कहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सभी चीज़ों पे एक साथ कमेंट, समयबद्ध कानून है, देना ही पड़ेगी तनख्वाह, सरकार हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, प्राइवेट को तो भी छूट मिल जाएगी, आप बच नहीं सकते उससे, है ना। उसमें पता नहीं बोल रहे हैं तो क्या मतलब है उसका, कानून पहले से ही बने हुए हैं और अंग्रेज़ों के समय से बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि समयबद्ध के साथ अब आती है पेंशन की बात। देखिए, पेंशन को थोड़े और नज़रिए से समझिए आप कि दुनिया में हो क्या रहा है, हमारी डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, ये सही भी है कि नहीं है। हम सिर्फ इसको एक आर्थिक पहलू से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म। हालांकि इस पे बड़े अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह आलूवालिया जैसे लोगों ने बोला है कि ये हम नहीं चला पाएंगे ओल्ड पेंशन, लेकिन मेरा आर्गुमेंट बिल्कुल उल्टा है। देखिए, जो नए विकास के मॉडल्स आ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो क्वालिटी जॉब्स हैं, क्वालिटी जॉब्स का और विकास दर का रिलेशनशिप टूट गया है। मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि अगर 1% जीडीपी बढ़ेगी तो मान लो 1 लाख
क्वालिटी जॉब्स क्रिएट होंगे जो सरकारी टाइप के हैं, बड़ी कंपनी में जहाँ आपको पीएफ भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, इस तरह के। आज वो घट घट के 25,000 पे आ गया है। तो जो जितना हम सोचते हैं कि विकास से सचमुच में लोगों में अमीरी आएगी और लोग अपनी बेरोजगारी और अपनी समस्याएं निपटा लेंगे, ये रिश्ता टूट गया है। अब उसमें हो क्या सकता है, जो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी कि बहुत हमारे देश, एक ये हो रहा है कि हमारी हेल्थ केयर बढ़ने से हमारी जो औसत आय बढ़ रही है। औसत आय बढ़ने से क्या होगा कि आपके देश में जो आप युवा कहते हैं, ये 10-15 साल की विंडो और है, इसके बाद हमारे देश का डेमोग्राफी चेंज होकर हम भी बूढ़ों की कतार में खड़े होने वाले हैं। बूढ़ों की कतार में खड़े हो रहे हैं। जो बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं उनको क्वालिटी जॉब नहीं मिल रहा, तो वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाएंगे, दादा दादी का भूल जाइए। बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केस होंगे, लोग भगाने लग जाएंगे अपने माँ बाप को। हमने सुना है पहले कि कुंभ में बुजुर्गों को छोड़ आते थे, वो स्थिति बन जाएगी। पेंशन से क्या होता है कि अगर आपकी दूसरी तीसरी जनरेशन में नहीं कमा पा रहा, तो वो दादाजी की जो कमाई है वो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड बच्चे अपने ग्रैंडसन ग्रैंड चाइल्ड के काम आती है। वो अपने बाप को भी सस्टेन कर देती है, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रहे। तो देखिए, ये जो नई स्थितियां बन रही हैं, उनमें से ये आर्थिक रूप से सामाजिक आप समन्वय, सामंजस्य, इसके लिए जो हमें ज़रूरी है उसके हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ही प्रूडेंट स्कीम है। इस पर पूरे देश के सारे लोगों को दोबारा से सोचना चाहिए। मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और ख़ासतौर से डेमोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना चाहिए कि जो पॉपुलेशन का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो गारंटी कानून का देना जो राजस्थान सरकार कर रही है, वो एक ऐसी चीज़ खड़ी कर रही है कि इसको जो रोकने के सारे तरह तरह के प्रयास हैं उन पर विराम लगाया जा सके। मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, एक और राजस्थान में बड़े ज़ोर शोर से मुद्दा उठा था, वो है पेपर लीक का। आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जितने भी लीडर्स बीजेपी के यहाँ आए अपनी मीटिंगों में, सबने इसको बड़ा इशू बनाया है। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में पेपर लीक को लेकर के उन्होंने एक तो ये कहा है कि हम जीरो पेपर लीक की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जब संकल्प पत्र में उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल बनाएंगे इसके लिए। तो और जबकि कांग्रेस सरकार जो है इसको लेके कानून में अमेंडमेंट कर चुकी है और उसमें आजीवन कारावास की सज़ा तक का प्रावधान कर चुकी है उसमें। तो पेपर लीक का जो विषय है अक्सर कई राज्यों में हुए, तमाम जगह पर आपको भी ध्यान है, हरियाणा भी हुआ, गुजरात भी हुआ, पंजाब भी हुए, उत्तर प्रदेश भी हुए, सब जगह पेपर लीक के मामले आए हैं। तो ये जो बीजेपी ने जो वादा किया है कि हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल बनाएंगे, उससे क्या पेपर लीक की घटनाएं रुक पाएंगी? क्या युवाओं को भरोसा हो पाएगा कि हाँ पेपर लीक आगे नहीं होंगे? मैं फिर से ये कहूँगा, समस्या को सही समझा नहीं है, और अब जो सुझाव दे रहे हैं वो तो पहले ही हो रहे हैं, और उनसे समस्या रुक जाएगी मुझे कोई विश्वास नहीं है ना। इरादों पे आप लोगों की ये कहें कि इरादे अच्छे हैं, इरादे नहीं हुआ करते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, व्यक्तियों से नहीं चलता है, प्रोसेस होने चाहिए। लेकिन क्या, पहली बात तो चलिए मैं और ज़्यादा व्यवस्था में नहीं जाता, मैं ये जाता हूँ पेपर लीक के पीछे कारण क्या है। देखिए, पेपर लीक के पीछे पहली कारण तो ये है कि भयानक बेरोजगारी है। आप सोचिए, मैंने और आपने रिपोर्टिंग की होगी, मैंने चंडीगढ़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वीपर के जॉब के लिए पीएचडी की एप्लीकेशन, बीटेक की एप्लीकेशन देखी हुई हैं, एमबीए की एप्लीकेशन देखी हुई हैं। स्वीपर उससे मैच करता है वो। पहली गलती तो हमारी ये है कि हमारे पास लोगों को देने को रोज़गार नहीं है। सारी पार्टी बचेंगी, लेकिन हम पत्रकार के नाते या स्वतंत्र सोच के नाते मानेंगे, पहली बात, आप बेरोज़गारी के खिलाफ कोई प्रोग्राम बताइए। आप सोचिए, बिहार में जब रेलवेज का वो एग्ज़ाम हो तो ट्रेन 30, 40, 50 लाख लोग एप्लीकेंट। तो पहली बात तो ये है कि हमें रोज़गार के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, सारी एजुकेशन इंडस्ट्री ट्यूशन पे चल रही है। जब ट्यूशन पे चलेगी देश भर में, इसका मतलब है कि आपके जो स्कूल हैं सरकारी और वो चरमरा गए। कहीं भी जहाँ आप पेपर लीक देखेंगे वहाँ ये रिलेशन मिलेगा आपको कि सरकारी स्कूल जो हैं चरमरा गए, या सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है। तो पहले आप जब तक सरकारी स्कूल को इस लेवल का नहीं बनाएंगे, ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जो लोगों को रोज़गार के लिए तैयार करती हो, तो आपके सामने पेपर लीक की समस्या है। आप चाहे फांसी लगाना शुरू कर दो, फांसी से भी क्राइम नहीं रुकता है। महिला अत्याचार का मामला है, हमने कानून इतना सख्त कर दिया, उसमें फांसी की स्थिति है, रुक गया? नहीं रुका, बढ़ रहा है। समस्या को समझा नहीं,
इसको एक ना कुछ टर्म्स बोलते हैं हम अंग्रेजी में कि मतलब एक तरह से फिक्स करना समस्या को, जैसे तैसे लीक लगा दो बंद हो जाए, हमने समस्या को। और बड़ी गंभीर बात है कि सरकार चलाती हुई पार्टी जो देश में सरकार चला रही है या राज्यों में चला रही है, उनको इस गंभीर समस्या की जड़ नहीं पता है। फिर व्यवस्था, अब आपने कहा जी वो इसका हम इन्वेस्टिगेशन अच्छा करेंगे। अरे इन्वेस्टिगेशन नहीं, पहले तो ये बताओ कि वो पेपर किस सील में बंद होंगे, किसके चीफ मिनिस्टर के सिग्नेचर होंगे, किसके होंगे, कौन रिलीज करेगा। प्रोसेस तो वहाँ से ही रुकता है। नौकरी के पेपर लीक क्यों होते हैं, एग्जाम के क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो हाई स्टेक्स हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। तो समस्या को सही समझा नहीं, इससे कोई रुकने वाली नहीं है। और इससे हटके एक बात कहूँ कि मेरी समझ में सरकारी नौकरी में जिस तरह से हम लोगों को ले रहे हैं, जिस प्रोसेस से ले रहे हैं, वो अपने आप में ही भ्रामक है, वो गलत है। कि किसी ने एग्ज़ाम में कुछ लिख दिया, उसको हमने मान लिया कि इस नौकरी के लिए वो सही है, ऐसा नहीं है। हमें उनकी कोई तरीका निकालना चाहिए जहाँ उनकी समाज सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता लगे। आप कोई आईएएस अधिकारी, उसका काम तो लोगों की सेवा करना है, लेकिन हालांकि आईएएस की कोई पेपर लीक नहीं हो रहा, बट जिसमें टीचर है, तो क्या हम बच्चों से ये नहीं कह सकते भैया 3 साल का टीचिंग का रिकॉर्ड बताओ, आप कहीं कुछ 4 बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाए आपने? अगर ये सब संभव हो के हम एडमिशन लेंगे तो अपने आप ये स्थिति नहीं बनेगी कि 40 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा, एक और अभी रोजगार की बात करी आपने, एक और अहम मुद्दा ये रोजगार, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक ये वादा किया है कि हम 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, यानी हर साल 50,000 जॉब्स देंगे। वहीं कांग्रेस के गारंटियों में तो अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है कि सरकारी नौकरी कितनी देंगे। हो सकता है वो घोषणा पत्र में कुछ इसके लिए लेके आएँ, लेकिन रोज़गार की जैसे आपने चर्चा की, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं कि सरकारी नौकरियों के प्रति जो आकर्षण है युवाओं का, जितनी तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं और जो ये सारा सिस्टम है, तो ये क्या संभव हो पाएगा? देखिए सरकारी नौकरी में जो एक समस्या आ रही है, एक तो पोस्ट कोविड हुआ क्या है कि लोगों का प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। उनको लगता है बिल्कुल असुरक्षित है और वहाँ कोई कानून की पालना नहीं करता, बहुत टफ कंडीशन है। तो सरकारी नौकरी आज भी बहुत आकर्षक है और वो अच्छे समाज के लिए ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी, जैसे कि आप जो कह रहे हैं, तो उसका जवाब शायद मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम 3 लाख नौकरी पहले ही सरकारी देने का प्रोसेस कर चुके हैं, तो वो 2.5 लाख से 3 लाख की तो बात पहले हो रही, तो ये आसपास ही बात की जा रही है। लेकिन चर्चा का विषय ये भी है कि सरकारी नौकरी किन किन क्षेत्रों में, देखिए अब टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन वगैरह की वजह से बहुत सारी जो नौकरी अब नीचे मानते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर हमें सरकारी नौकरों के रवैये के बारे में भी सोचना होगा कि वो सुरक्षित होने की वजह से सेवा का जो उनके ऊपर हम जिम्मेदारी डालते हैं वो नहीं करते, बल्कि वो उस साइड पे खड़ा हो जाते हैं जब वो नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ सोचना होगा। सरकारी नौकरी इतनी तो खाली हैं, 2.5-3 लाख की जो बात कह रहे हैं, इतनी नौकरी तो ड्यू रहती हैं, वो देनी चाहिए। लेकिन परिवर्तन का समय आ गया, हमें इनके बारे में पुनर्विचार करना होगा। हमें बेसिकली हाई ग्रोथ से दूसरे प्राइवेट सेक्टर के क्वालिटी जॉब्स के बारे में सोचना होगा। एक और अहम मुद्दा है कि पहले आपने देखा होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कुछ चीज़ें जब देनी शुरू की थी, तो एक ये इस तरह का माहौल बनाया गया कि मुफ्तखोरी की आदत लोगों में डाली जा रही है, फ्री दे रहे हैं लोगों को, जो फ्री दे करके नाकाम या नाकारा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि जो 8 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जाना है, वो योजना 5 साल के लिए 80 करोड़ सॉरी, जो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जाना है, वो योजना अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दी है मुफ्त राशन की। ये ऐसे ही एक दोनों तीनों सभी तरफ से ला रहे हैं कि जैसे अभी कांग्रेस ने इंदिरा रसोई योजना लागू की है, जिसमें 8 रुपये में भोजन कोई भी कर सकता है। वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अब जो वो अन्नपूर्णा रसोई जो चालू करेंगे, उसमें 5 रुपये में भोजन वो देंगे ज़रूरतमंदों को। तो इस मुफ्तखोरी की या मुफ्त योजना वाले को आप कैसे देखते हैं? देखिए हाँ, मुफ्तखोरी उस मामले में आप मान सकते हैं जिस मामले में आपकी उस सुविधा के देने से कोई उत्पादकता ना बढ़ती हो, है ना। जैसे कि मान लो कल को कोई पार्टी कह दे कि मैं हर महिला को कॉस्मेटिक्स दूंगा या दूंगी, वो तो बिल्कुल मुफ्तखोरी, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देश 70 साल के बाद किसी को भूखा सोने दे, तो इससे अपमानजनक कोई स्थिति हो सकती है।
पहले ही विवाद है और पहले ही दुनिया में कहा जाता है हमारी हंगर इंडेक्स में दुनिया में हम बहुत ख़राब स्थिति में है ना। तो भूखा सुलाने वाला ये तो नागरिक क्या इस देश में कुर्बानी देने के लिए आया है, सरकार को उसको कुछ नहीं देना था। तो मुझे नहीं लगता इस मामले में कोई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन को भी मैं न्यूट्रिशन के लेवल पे कहूँगा, अभी भी जो दाल रोटी दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। आपको न्यूट्रिशन देने से आपके देश के नागरिक की उत्पादकता बढ़ती है। जिस चीज़ से उत्पादकता बढ़ती है वो कोई मुफ्तखोरी नहीं है, वो ना एक इंसान की डिग्निटी को बढ़ाता है, जो हमारा संविधान कहता है ना, बराबरी, बंधुत्व, समानता, जो बातें हमारे संविधान में कही जाती हैं, उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कम से कम मकान, ये जो ज़रूरतें हैं ये पूरी दुनिया में। आप देखिए यूरोप में बहुत सारे देशों में कंप्लीटली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फ्री कर दिया। वो क्यों कर दिया? जलवायु परिवर्तन की वजह से लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना करें, कम लोग एक इकट्ठा जाएं, कम धुआं निकले। तो ये मुफ्तखोरी की जो परिभाषा है इस पर बैठ के परिभाषा तय करनी चाहिए। हो सकता है बिजली की छूट जो सबको दी है, जो लोग पे कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, शायद वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में भी राहुल गांधी ने शायद बोला है कि केजी से पीजी तक हम छत्तीसगढ़ में शायद कहीं बोला था, और इवन जो अपनी टेक्निकल एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको फ्री करने की सोच रहे हैं। अगर ये हो गया तो यही तो ज़रूरत है देश की। देखिए हम लोगों में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, देश इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। हम सोचते हैं सड़क बनाने से, बिल्डिंग बनाने से देश आगे बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, एक समय तक बढ़ता था, थोड़ा बहुत अब भी बढ़ेगा, लेकिन इससे कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा मानव सशक्तिकरण और मानव की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो हमारी डेवलपमेंट स्टोरी ऐसे की ऐसे रखी रह जाएगी। बस आज की चर्चा में इतना ही। संजय जी से हमने समझा कि घोषणा पत्र जो जारी हुए हैं वो कितनी गहराई के बाद, कितनी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद में तैयार किए गए हैं, और कौन सी पार्टी ने समस्याओं को तह तक जाकर के समझा है, उसके बाद घोषणा पत्र जारी किया है या गारंटी दी है, और कुछ पार्टी ने केवल सतही तौर पर समस्याओं को इंगित करते हुए अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र तैयार किया है। और संजय जी ने ये भी बताया हमें कि घोषणा पत्र किस तरीके से तैयार किए जाने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। संजय जी, हम आपका आज की चर्चा के लिए धन्यवाद करेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए खासखबर.com, और हमारे YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। आज की चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।